Hello everyone, welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are going to start another new chapter, lesson number 6, physical changes and chemical changes. First of all हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो ये फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? क्या आपने अपने अराउंड या अपने सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होते हुए देखे हैं? ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं। जब कोई पेपर को टीयर करते हो, उसको फाड़ देते हो, तो क्या होता है, वो एक चेंज होता है पेपर के शेप और साइज में। लेकिन क्या उसके प्रोडक्ट में चेंज हुआ? जी नहीं, उसके प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टिल नाउ इस पेपर, वो अभी तक पेपर ही है, लेकिन उसका साइज और शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जब वो पहले था तो वो बिग साइज का था, लेकिन अब 2 स्मॉल साइज के पीसेस बन रहे हैं। कोई कांच की बोतल ब्रेक हो जाती है तो बहुत सारे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो स्मॉल पीसेस भी ग्लास ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ उस बोतल के शेप और साइज में चेंज हुआ है। वहीं आप देखते हैं जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसकी सरफेस से स्टीम राइज होता है, तो वो स्टीम क्या है, वो भी वाटर ही है, उसका फॉर्मूला भी H2O ही है। वो जब वो लिक्विड फॉर्म में था तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही था, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो स्टीम फॉर्म में भी वो वाटर ही है। जब हम स्टीम को वापस से कंडेंस करेंगे तो वो क्या बनेगा, वापस से वाटर में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही जब हम वाटर को रेफ्रिजरेट करते हैं या आइस क्यूब्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको कूलिंग करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन आइस भी क्या है, वाटर ही है, उसका भी फॉर्मूला H2O ही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। हम इस तरह के चेंजेस की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जो सब्सटेंस पहले ओरिजिनल था वैसा ही सब्सटेंस बाद में रह रहा है। जैसे पानी को अगर हम आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी वो पानी है, अगर हम उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी वो पानी है, लेकिन वो गैस फॉर्म में है। तो क्या हो गया, वाटर की 3 स्टेट्स चेंज हुई है, जस्ट स्टेट, गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो इन स्टेट में डिफरेंस क्या है, इस स्टेट में डिफरेंस ये है कि इन तीनों स्टेट्स की डेंसिटी चेंज हो गई है। गैस स्टेट में इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लिक्विड स्टेट में इसकी डेंसिटी गैस स्टेट की बजाय थोड़ी सी ज्यादा है, और सॉलिड स्टेट में भी इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है। इसलिए क्या होता है कि वाटर की स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी उसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। वैसे ही जब हमने पेपर को टीयर करा था तो स्टिल वो भी पेपर ही था, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना था। ग्लास बोतल अगर टूट रही है तो भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। दैट्स ग्रेट। तो हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर। जो सब्सटेंस के फिजिकल नेचर के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है वही उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज होना, ठीक है, जैसे किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज होना, डेंसिटी में चेंज होना, शेप, साइज एंड वॉल्यूम में चेंज होना, क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो वो सब्सटेंस किस में चेंज होता है, फिजिकली चेंज हो रहा है। यानी फिजिकल चेंज इज चेंज व्हिच अकर व्हेन देयर आर एन अल्टरेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? So student, now we discuss about chemical changes. So what do you think about chemical changes? Chemical changes are those changes the new substance is formed. इसमें नया substance form होता है। तो नया substance कैसे form होता है? तो students आपने देखा होगा जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसमें देखा होगा होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्म कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट। तो आप इस रिएक्शन पे अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों ही केमिकल नेचर में अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वाटर एक लिक्विड है। अगेन हम जब एक नया सब्सटेंस देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो एक बिल्कुल अलग सब्सटेंस है, तो उसका केमिकल नेचर इन दोनों के केमिकल नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही होती है
केमिकल चेंजेस में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। आप अगर रेगुलर लाइफ में देखें तो जब हम कर्ड बनाते हैं यानी दही जमाते हैं तो उसमें क्या होता है, मिल्क के अंदर थोड़ा सा हम क्या डालते हैं, स्टार्टर डालते हैं एज अ कर्ड। तो उसके बाद जब हम सुबह देखते हैं तो उसका कर्ड प्रिपेयर हो जाता है। तो जो मिल्क था उसका जो नेचर था और जो कर्ड का जो नेचर है बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या बन गया है, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। उसके अलावा हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं हमारे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में जो फूड होता है धीरे 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 डाइजेस्ट होता चला जाता है और उसका केमिकल नेचर चेंज होता चला जाता है। तो वो सब चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं चॉपिंग वेजिटेबल। जब हम वेजिटेबल को चॉप कर रहे हैं तो उसके शेप एंड साइज में चेंज कर रहे हैं, इट्स अ फिजिकल चेंज। तो जो वेजिटेबल है ओरिजिनल और जो चॉप्ड वेजिटेबल है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। वहीं जब हम उसे फ्लेम पर रखकर और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसकी करी प्रिपेयर कर देते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका जो टेक्सचर है, उसका जो केमिकल सब्सटेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसी को कहते हैं केमिकल चेंज। जब हम किसी भी चीज को कंबंशन में ले जाते हैं, कंबंशन यानी किसी भी चीज को जलाते हैं, जैसे वुड जलती है तो वुड का केमिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी अपीयरेंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब वो जलने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंजेस जो हैं केमिकल चेंजेस है। मेडिसिन का बनाना, प्लास्टिक का बनाना, ये सब केमिकल चेंजेस है। इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि अपने जो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, वो सब कुछ अलग होती है। तो ये जो सब्सटेंस है वो अपने पेरेंटल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है। तो केमिकल चेंज में हमेशा एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में भी रिएक्शंस थी जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे थे कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह से हर केमिकल चेंज में एक रिएक्शंस होती है। जो प्रोडक्ट मिलकर फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और उन प्रोडक्ट को कहते हैं रिएक्टेंट और इस पूरे इक्वेशंस को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इन केमिकल नेचर। किसी भी जो सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उस सब्सटेंस की केमिकल नेचर होता है। जैसे किसी का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किसी का पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी होती है, तो वो सब उसका केमिकल नेचर है। द केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन, एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना वो कहलाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस भी कहलाते हैं। Whenever a substance undergo a chemical change, a new substance are formed. जब भी कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज करता है तो एक नया सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, आप इजीली समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने जनरली देखा होगा आयरन की रस्टिंग लगना, यह एक बहुत ही कॉमन सा केमिकल चेंज है। जब भी आपने देखा होगा कोई भी आयरन जो मेटल होता है उसकी सरफेस बिल्कुल शाइनी होती है, जो वो फ्रेश कटिंग होता है, ये जब हम फ्रेश उसको लेकर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट का उसके ऊपर, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में वो आता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स होती हैं और साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो आयरन उन वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर बना लेता है आयरन ऑक्साइड। इट इज कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी। चेंजेस में बात कर रहे थे रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हमें पता है कि जब वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो आयरन में रस्ट लगता है। तो ऐसा मेनली होता है मॉनसून के सीजन में या रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में क्या होता है, एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत हाई लेवल की होती है। तो ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में आयरन में रस्ट जो होता है बहुत जल्दी लग जाता है। तो रस्टिंग जो होती है बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस होता है। जो ब्राउन कलर का रस्ट आयरन के ऊपर हो रहा है वो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस है और
उसके कारण आयरन डे टू डे डैमेज होता जाता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें या इससे हम आयरन को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो चीजें होती है बाहर की, जैसे हमारी ग्रिल लगी हुई है, रेलिंग्स लगी हुई हैं, वो सब क्या होती है, आयरन की होती है। तो रस्टिंग को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर एक कोट लगाया जा सकता है ताकि आयरन की जो सरफेस है वो एनवायरमेंट या अपने सराउंडिंग की सरफेस की मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए ही ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर जिंक और क्रोमियम का एक प्रोटेक्शन लेयर लगा दिया जाता है। इस प्रोटेक्शन लेयर के कारण आयरन और एनवायरनमेंट के बीच में एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है, जिसके कारण आयरन को रस्ट से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग पेंट, हम उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट सो दैट they cannot come in contact with oxygen and moisture in environment. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऊपर अगर हम जिंक और क्रोमियम मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग कर दें, तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो galvanization of iron, which means applying a layer of zinc and chromium metal on iron. तो it's just because the prevent rusting of iron. तो next topic हम discuss कर रहे हैं crystallization. तो what do you mean by crystallization? It's a simple process whenever you dissolve salt in water. जब भी आप क्या करते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाता है, वो एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसके अंदर आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड कर दिया है। तो देन अगर अब हमें इस सॉल्ट को वाटर से वापस से अलग करना है, वो भी ड्राई फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस करेंगे, उस वाटर को क्या कर देंगे, बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्ट से बहुत ज्यादा कम होता है, यानी सॉल्ट की बजाय वाटर जल्दी बॉईल होने लगेगा, तो वाटर बॉईल होके वेपराइज हो जाएगा और पीछे जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो बचेगा सॉल्ट का। इस तरह से आपने लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्ट से प्योर सॉल्ट ऑब्टेन कर लिया, और वो भी क्या, क्रिस्टल के फॉर्म में। सो इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रिस्टल बनाना चाहते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इट्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो इस ब्लू कलर सॉल्यूशन को जब आप बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो सेम फिनोमिना लगेगा कि कॉपर सल्फेट का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो वाटर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है। जब हम उसको गर्म कर रहे होंगे तो वाटर जो है बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होंगे कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल। इट्स अ प्योर कॉपर सल्फेट। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आपका चैप्टर यही होता है फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा के जाइए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।